ट्रंप की बोलती बंद होते ही ईरान ने तमाचा जड़ दिया। महायुद्ध को 34 दिन हो गए। आज लग रहा था कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कुछ बड़ा ऐलान करेंगे, लेकिन उन्होंने वही बातें दोहराई जो पिछले कुछ दिनों से बार बार बोलते आ रहे हैं। उधर ट्रंप के बयानों से ईरान के कान पर जूं तक नहीं रेंगा। ट्रंप के बयान से ऐसा लग रहा था कि खलीफा का वायलेंस देखकर ट्रंप साइलेंट हो गए। ट्रंप ने धमकी दी कि वो ईरान को पाषाण युग में ले जाएंगे, लेकिन धमकी के जवाब में ईरान ने इजराइल की राजधानी तेल अवीव को पाषाण युग में ले जाने की ठान ली है और उसकी तस्वीर भी जारी कर दी। बीती रात ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों ने इजराइल में हाहाकार मचा दिया। ये तस्वीरें उसी की गवाह हैं। शहर दर शहर दनादन मिसाइलें गिरी और हर तरफ चीख पुकार मच गई। रही सही कसर ईरान के आत्मघाती ड्रोन्स ने पूरी कर दी। इमारतों से टकराते ड्रोन्स और गगनभेदी धमाकों से इजरायली शहर थर्राते नजर आए। ईरान ने यह आक्रामकता तब दिखाई जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने देश के नाम अपने संबोधन में एक बार फिर कहा कि उनके लगातार हमलों से ईरान की कमर टूट चुकी है। उन्होंने उसके पलटवार करने की ताकत को खत्म कर दिया है। ईरान की तरफ से हुए ये खौफनाक मिसाइल हमले इस बात का संकेत दे रहे हैं कि ट्रंप के इन दावों से इतर जमीनी हकीकत अलग ही है। ये इस बात को दर्शा रहा है कि ईरान की सैन्य क्षमता अभी भी बरकरार है। इसीलिए जब ट्रंप मीडिया के सामने शेखी बघार रहे थे तो ईरानी सेना के कमांडर अपने खुफिया बंकरों में बैठकर पलटवार का प्लान तैयार कर रहे थे। इधर ट्रंप अपने मुंह मियां मिट्ठू बनकर जंग में जीत का क्रेडिट बटोरने की कोशिश कर रहे थे तो ईरान अपनी मिसाइलों और ड्रोन्स की लॉन्चिंग के बटन दबा रहा था। बैलिस्टिक मिसाइलें और आत्मघाती ड्रोन्स ईरान के पाताल लोक में बने साइलों से निकले और देखते ही देखते इजराइल की राजधानी तेल अवीव आग और धुएं के गुबार में लिपटी हुई नजर आने लगी। 150 से भी ज्यादा मिसाइलें और ड्रोन्स हमले कर ईरान ने इजराइल को धुआं कर दिया। राजधानी तेल अवीव में हर तरफ चीख पुकार मच गई। लोग जान बचाने के लिए बंकरों की ओर भागते दिखाई दिए। ट्रंप ने अपने भाषण में कहा कि वो अगले 1-2 हफ्ते में ईरान पर अब तक का सबसे खौफनाक हमला करेंगे और उसे पाषाण काल में पहुंचा देंगे, जहां से उसे उबरने में दशकों लग जाएंगे। इधर ट्रंप ईरान को धमका रहे थे, उसे पाषाण काल में पहुंचाने की चेतावनी दे रहे थे। इधर ईरान ने इजराइल में उसी पाषाण काल की पिक्चर दिखा दी। तस्वीरें देखिए, रात भर हुए मिसाइल और ड्रोन हमलों के बाद तेल अवीव में किस तरह का मंजर पसरा है। दिन के उजाले में तेल अवीव की तबाही की तस्वीरें बेहद भयावह हैं। बड़ी बड़ी इमारतें खंडहर में तब्दील हो चुकी हैं। चारों तरफ मलबा बिखरा हुआ है, जिनके नीचे बड़ी बड़ी गाड़ियां खिलौनों की तरह दबी हुई हैं। सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं। तस्वीरें बता रही हैं कि इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ईरानी मिसाइलों और ड्रोन्स को पूरी तरह से रोकने में नाकाम साबित हुए हैं। इन हमलों के बाद ईरानी कमांडर ने एक बयान जारी किया और कहा कि दुश्मन उसके हथियारों के बारे में सिर्फ अनुमान ही लगा सकते हैं, हकीकत उनकी सोच से भी परे है। ईरान ने अपने हमलों से ये संदेश भी दे दिया है कि अमेरिका और इजराइल जो अभी कर रहे हैं उसकी तैयारी वो 20 साल से कर रहा था और ये जंग वो बहुत सोच समझ कर लड़ रहा है। अमेरिका और इजराइल जितना सोच रहे हैं, ईरान की तैयारी उससे कहीं ज्यादा बड़ी है, उनकी सोच के दायरे से भी बड़ी, जिसकी झलक वो जंगी मोर्चे पर हर रोज दिखा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। 48 घंटे में दूसरी बार यूएस इजराइल ने ईरान के इस्फहान शहर को बारूद से थर्रा दिया। धमाका इतना जबरदस्त था कि कई किलोमीटर दूर तक ब्लास्ट की गूंज और बारूद से सना काले धुएं का गुबार आसमान में उड़ता दिखाई दिया। जानते हैं, इस हमले के ठीक बाद ट्रंप ने यह ऐलान किया कि अगले 2-3 हफ्तों तक ईरान पर ऐसे ही विनाशक हमले होते रहेंगे और लगता है कि इसकी शुरुआत हो भी चुकी है, क्योंकि चंद घंटे पहले ही यूएस इजराइल ने हवाई हमला करते हुए उत्तरी ईरान में करज नदी पर बने ब्रिज को नेस्तनाबूद कर दिया। तो क्या अगले 500 घंटे तक इस महायुद्ध के सबसे भीषण हमले होने वाले हैं? क्या ट्रंप ने ईरान को आखिरी अल्टीमेटम दे दिया है? क्या अगले 2-3 हफ्तों तक मिडिल ईस्ट में भीषण युद्ध होने वाला है? क्या वाकई खलीफा का मुल्क पाषाण युग में जाने वाला है? जंग के 33वें दिन प्रेसिडेंट ट्रंप के इस ऐलान से सनसनी मच गई।
क्योंकि ट्रंप के इस बयान से ठीक पहले इस्फहान में कुछ ऐसा धमाका हुआ जिसे देख हर कोई सन्न रह गया। बीते 48 घंटों में इस्फहान दूसरी बार दहला। अमेरिका और इजराइल का हमला कितना जबरदस्त था, ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती है। जबरदस्त धमाके के साथ आसमान में आग और काले धुएं का गुबार उठने लगा। इस दौरान आग धुएं के गुबार से लगातार चिंगारियां भी निकलती दिखाई दी। इस्फहान शहर के पहाड़ी इलाकों में यूएस इजराइल ने स्ट्राइक करते हुए तबाही मचाई। अब यह हमला ईरान के बारूदी गोदाम या फिर अंडरग्राउंड मिसाइल अड्डों पर हुआ। फिलहाल तो इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन जिस तरह इस्फहान शहर को दहलाया गया, जिस तरह इस्फहान में बारूद बरसाया गया, उसे देख ये आशंका जताई जा रही है कि अगले 500 घंटे ईरान के लिए बेहद भारी है। अगले 500 घंटे तक ईरान पर क्या ऐसे ही अटैक होंगे? क्या अगले 500 घंटे तक ईरान इसी तरह दहलेगा? हैरान करने वाली बात यह है कि कल तक प्रेसिडेंट ट्रंप ईरान से निकलने की अपील कर रहे थे। कल तक ट्रंप ईरान से जंग खत्म करने का दावा कर रहे थे। चंद घंटों बाद ही ट्रंप के तेवर क्यों बदल गए? क्यों ट्रंप युद्ध विराम की बजाय युद्ध को भड़काने में लग गए? तो इसकी वजह है मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिका के सहयोगी, जिसमें इजराइल समेत कई मुस्लिम देश शामिल हैं, जिन पर ईरान लगातार हमले कर रहा है। ऑयल डिपो, सैन्य ठिकानों और रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है। ट्रंप का मकसद साफ है, ईरान की सैन्य ताकत को खत्म करना, जिसमें बारूदी जखीरों को तबाह करना शामिल है। इसलिए बीते 48 घंटों में ट्रंप ने ईरान के इस्फहान शहर को निशाना बनाया, क्योंकि ईरान का इस्फहान शहर IRGC का अहम ठिकाना है। यहाँ हथियार डिपो के साथ साथ कई सैन्य अड्डे भी हैं। इस्फहान शहर में ही नतांज परमाणु संयंत्र केंद्र मौजूद है। ऐसे में ट्रंप अगले 2-3 हफ्तों तक लगातार ईरान पर हमले की तैयारी कर चुके हैं, ताकि मिडिल ईस्ट की जंग में ईरान को घुटनों पर लाया जा सके, उसे सरेंडर करने के लिए मजबूर कर सके। मगर ईरान ने भी साफ कर दिया है कि वो ना तो ट्रंप के आगे झुकेगा और ना ही जंग में रुकेगा। मतलब साफ है, अगले 500 घंटे मिडिल ईस्ट की जंग में बेहद अहम है। या तो इन 500 घंटों में ट्रंप ईरान का वजूद नक्शे से मिटा देंगे, या उसे पाषाण युग में पहुंचा देंगे, या फिर ईरान अपने बारूदी पलटवार से अमेरिका और उसके सहयोगियों के होश फाख्ता कर देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ईरान से युद्ध लड़ना ट्रंप के गले की फांस बन गया। मकसद हासिल करना तो दूर, लंबा खिंचता युद्ध अमेरिका के हथियार भंडार पर भारी पड़ रहा है। 35 करोड़ रुपए कीमत वाली टॉमहॉक मिसाइलों पर चौंकाने वाला खुलासा हुआ। टॉमहॉक मिसाइलों को अमेरिका अपनी बड़ी ताकत मानता है, लेकिन जिस रफ्तार में ईरान पर यह मिसाइलें गिराई गई हैं, अमेरिका के पास इस बेहद कामयाब टॉमहॉक मिसाइलों की किल्लत हो गई है। ईरान युद्ध पर ट्रंप की हौच पौच पॉलिसी के बीच चौंकाने वाली रिपोर्ट आई है। क्या इस रिपोर्ट की जानकारी सबसे पहले व्हाइट हाउस को ही दी गई, जिसके बाद ट्रंप ने युद्ध समाप्ति की तारीख तय कर दी? 2-3 हफ्ते। अमेरिका की इस सीक्रेट रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि दुनिया में सबसे बड़े हथियार भंडार वाले देश के पास स्टॉक की कमी हो गई है। ईरान पर अंधाधुंध मिसाइलें बरसाने के दौरान मिसाइल स्टॉक का ख्याल नहीं रखा गया, और अब आलम है कि अमेरिका के सामने हथियारों की कमी का संकट खड़ा हो गया। कैसे और क्यों, सबसे पहले इसे समझिए। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने एपिक फ्यूरी 2026 में सिर्फ पहले 4 हफ्तों में 850 टॉमहॉक दाग दी है। इससे पहले किसी भी एक ऑपरेशन में इतनी मिसाइलें नहीं दागी गई। 2003 के पूरे इराक युद्ध में अमेरिका ने 802 मिसाइलें दागी थी। 1991 के डेजर्ट स्टॉर्म में 288 मिसाइलें दागी गई थी। टॉमहॉक अमेरिकी मिसाइल जखीरे का सबसे कामयाब हथियारों में से एक, लिहाजा अमेरिका ने नौसेना के जहाजों और पनडुब्बियों से 28 फरवरी को ईरान पर हमले की शुरुआत से ही दनादन टॉमहॉक मिसाइलें दागनी शुरू कर दी। अमेरिका की थिंक टैंक CSIS यानी कि सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज की रिपोर्ट के मुताबिक हर टॉमहॉक मिसाइल की कीमत करीब $3.6 मिलियन यानी लगभग 35 करोड़ रुपए। इस हिसाब से इन 850 मिसाइलों की कुल कीमत लगभग 30,000 करोड़ की आंकी जा सकती है। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक अनुमान है कि अमेरिकी नौसेना के पास लगभग 4,000 टॉमहॉक मिसाइलें हैं, जिसमें 850 तो ईरान पर ही दाग दी गई हैं। मतलब टॉमहॉक मिसाइलों का करीब 1/4 हिस्सा खत्म हो चुका है।
अमेरिका टॉम हॉक क्रूज मिसाइलों का प्रोडक्शन बहुत सीमित मात्रा में करता है। मौजूदा क्षमता के मुताबिक एक साल में करीब 600 टॉम हॉक मिसाइलें बनाई जा सकती हैं। इस हिसाब से भी देखें तो टॉम हॉक का स्टॉक पूरा करने में करीब 1.5 साल का वक्त लग सकता है। और इस बीच जंग जारी रही तो टॉम हॉक का इस्तेमाल करना अमेरिका की मजबूरी होगी, क्योंकि टॉम हॉक बहुत ही खास मिसाइल है। टॉम हॉक मध्यम दूरी की सबसोनिक क्रूज मिसाइल। ये जमीन, जहाज और पनडुब्बी से छोड़ी जाती है। कम ऊंचाई पर उड़ती है, जिससे रडार इसे आसानी से नहीं पकड़ पाता। रेंज 1250 से 2500 किलोमीटर तक है। स्पीड सबसोनिक मतलब लगभग 800 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये 1000 पाउंड किलो विस्फोटक सटीक निशाने पर गिरा सकती है। यह मिसाइल 140 से ज्यादा अमेरिकी नौसेना के जहाजों और पनडुब्बियों से छोड़ी जा सकती है। इतनी महत्वपूर्ण मिसाइल के स्टॉक में कमी अमेरिकी जनरलों के लिए चिंता का विषय है। हालांकि ईरान युद्ध के दौरान अमेरिका के पास हथियारों की कमी सिर्फ टॉम हॉक मिसाइलों के तौर पर नहीं दिखी है। अमेरिका को इस युद्ध में हथियारों के नुकसान का आंकड़ा बहुत चौंकाने वाला है। F-35 जिसे मार गिराने का दावा ईरान ने किया, F-15 इसे भी नष्ट करने का दावा हुआ, और F-18 फाइटर जेट इसे भी तबाह करने का ईरान ने दावा किया। MQ-9 रिपर ड्रोनों का ईरान ने कचूमर निकाल दिया। इसके अलावा ईरान के धारदार और लगातार पलटवार ने अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम को भी बहुत नुकसान पहुंचाया। ईरान ने 480 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं, 1200 से ज्यादा ड्रोन हमले किए हैं। इन हमलों को रोकने के लिए अमेरिका को दूसरी जगहों पर तैनात अपने एयर डिफेंस सिस्टम थार्ड और पेट्रियाट को खाड़ी मिलाकर खड़ा करना पड़ा। ईरान के हमले में थार्ड और पेट्रियाट मिसाइल सिस्टम के रडार को नुकसान पहुंचा है। इंटरसेप्टर मिसाइलों की भारी खपत हुई है। अमेरिका के पास लगभग 500 से 700 पेट्रियट मिसाइलें बनाने की क्षमता है, और इतनी अवधि यानी एक साल में 600 टॉमहॉक मिसाइलें बनाई जा सकती हैं। यानी कि हथियार निर्माण में वक्त लगेगा और जंग जारी रही तो प्रोडक्शन भी बढ़ाना होगा। क्या ट्रंप इसी कारण खाड़ी से निकल जाने का मूड बना रहे हैं, क्योंकि हथियारों का नुकसान मतलब डॉलर की तबाही, और अमेरिका ईरान युद्ध पर अब अपने डॉलर और बर्बाद नहीं करना चाहता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आपने वो कहानी तो सुनी होगी, एक चींटी ने हाथी के सूंड में घुसकर कैसे उसके नाक में दम कर दिया। अब यही हाल युद्ध में ईरान ने सुपर पावर अमेरिका का किया हुआ है। ट्रंप का गुरूर है कि टूट कर भी खत्म नहीं हो रहा है। ईरान से हर मोड़ पर मिल रही शिकस्त को ट्रंप अपने बार बार बदल रहे बयानों से कवर फायर कर रहे हैं। ईरान ने 18 अमेरिकी कंपनियों पर हमले की धमकी दी थी, जिसकी शुरुआत उसने 2 अमेरिकी कंपनियों से कर भी दी है। जिसके बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि अगला नंबर अमेरिका के किस कंपनी का होगा और किस देश में होगा। क्या ईरान ने अमेरिका को 23.5 लाख करोड़ रुपए की चोट देने की तैयारी कर ली है? अमेरिकी कंपनियों पर ये वो निशाने हैं जिन्होंने मिस्टर प्रेसिडेंट को आईना और अमेरिकी रिपोर्टर को उसके सवालों के जवाब दे दिए हैं। ट्रंप ने पत्रकारों के सवाल को मजाक में टाल दिया था, लेकिन IRGC ने जो कहा वो ट्रंप को फिर करके भी दिखा दिया। सबसे पहले मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य ठिकाने, फिर समंदर में अमेरिकी जहाजों में आग लगाई। अब ईरान के बारूद से हिल गई अमेरिकी कंपनियां। एक तरफ ट्रंप है जो अपने बयानों से दुनिया को उलझा रहे हैं, तो दूसरी तरफ ईरान है जो बिना थमे दुश्मन को मार रहा है। अपने अंडरग्राउंड जखीरे से एक से बढ़कर एक मिसाइलें और ड्रोन निकाल रहा है, और उनका इस्तेमाल दुश्मन अमेरिका के ठिकानों को चुन चुनकर निशाने पर लेने के लिए कर रहा है। अब ईरान ने अमेरिकी की रीढ़ तोड़ने के एक्शन प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है। ईरान ने अमेरिकी टेक कंपनियों को उड़ाने की जो धमकी दी थी, उसका ट्रेलर ईरान ने आउट कर दिया है। खबर है कि ईरान ने बहरीन में अमेज़न के ऑफिस पर अटैक किया है, जिसके बाद बाकी की 17 अमेरिकी कंपनियों में डर समा गया है, क्योंकि पहले ही IRGC ने मिडिल ईस्ट में 18 अमेरिकी कंपनियों पर हमले की चेतावनी दी थी। कहा था कि अमेरिकी कंपनियां अपने दफ्तर, फैक्ट्रीज बंद कर दें, जिसके बाद से उन कंपनियों के कर्मचारियों में डर है, खौफ इस बात का कि ईरान न जाने कब हमला कर दे, न जाने कौन सी मिसाइल, कौन सा ड्रोन आसमान से आए और तबाही मचा दे। मिडिल ईस्ट में करीब 1.5 लाख अमेरिकी कर्मचारी काम कर रहे हैं। सऊदी अरब, UAE, कतर, कुवैत, बहरीन, ओमान में बड़ी संख्या में अमेरिकी कर्मचारी जो कि ऑयल, टेक्नोलॉजी और फाइनेंस सेक्टर में काम करते हैं। बहरीन में अमेज़न क्लाउड डेटा सेंटर पर ईरानी ड्रोन से हमला किया गया, तो वहीं इजराइल में हिजबुल्लाह के रॉकेट अटैक से मैकडॉनल्ड्स के एक आउटलेट को भीषण नुकसान पहुंचा। इसके बाद से माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और एप्पल के कर्मचारियों में खौफ है।
सबके जहन में यही सवाल है कि ईरान का अगला टारगेट कौन होगा। इस बीच पेरिस में अमेरिकी बैंकों पर ईरानी हमले का खतरा मंडरा रहा है। यहाँ अमेरिकी बैंक गोल्डमैन सैक्स के पेरिस मुख्यालय को पुलिस की निगरानी में रखा गया है, क्योंकि एक ईरानी समूह ने विस्फोटक उपकरणों से तबाही की धमकी दी है। साफ है, ईरान युद्ध क्षेत्र में बातों से नहीं, मिसाइलों, ड्रोन और रॉकेट से ठोक रहा है और लगातार बता रहा है कि जिन 18 कंपनियों को उड़ाने की धमकी दी थी, उनका एक एक कर काउंटडाउन शुरू हो गया है। अब देखना यह होगा कि ईरान के इस एक्शन के बाद ट्रंप का अगला कदम क्या होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। क्या जंग के बीच ही ईरान में साइलेंट तख्ता पलट हो चुका है? क्या IRGC ही ईरान की सुप्रीम लीडर बन चुकी है? यह कोई आशंका नहीं, बल्कि ईरान इंटरनेशनल ने अपनी रिपोर्ट में यह दावा किया है कि सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई की गैर मौजूदगी में ईरान की सेना यानी कि IRGC सत्ता अपने हाथ में ले चुकी है। ईरानी प्रेसिडेंट पेजेश्कियान को साइडलाइन कर दिया गया है। आखिर कैसे? 33 दिन से ईरान जंग लड़ रहा है। युद्ध में अमेरिका इजराइल तक के होश उड़ा रहा है। और इतना ही नहीं, ईरानी सेना के बारूदी प्रकोप से तो पूरे मिडिल ईस्ट में कोहराम मचा है। लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल यह है कि इस वक्त ईरान की कमान किसने संभाल रखी है। आखिर IRGC के टॉप कमांडर किसे रिपोर्ट कर रहे हैं? और उससे भी अहम सवाल यह है कि खाड़ी के किस मुल्क पर कब, कहां और कैसे हमला करना है, ये ऑर्डर कौन दे रहा है। 8 मार्च को मुज्तबा खामेनेई की बतौर सुप्रीम लीडर ताजपोशी हुई, लेकिन तब से अब तक ईरान के नए खलीफा कहां हैं, किस हाल में हैं, इसकी जानकारी किसी को नहीं है। बेशक इस दौरान मुज्तबा खामनेई के ऑडियो मैसेज आए, मगर मुज्तबा खामनेई खुद नहीं आए। ऐसे में माना यह जा रहा था कि सुप्रीम लीडर की गैर मौजूदगी में ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान मोर्चा संभाल रहे होंगे, लेकिन ऐसा कतई नहीं है। दावा किया जा रहा है कि ईरान में साइलेंट तख्ता पलट हो चुका है और अब IRGC ही सुप्रीम लीडर, IRGC ही सुप्रीम कमांडर। भले ही आपको यकीन न हो, मगर ईरान में अब असली शासन देश की ताकतवर इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के हाथों में है। एक रिपोर्ट के हवाले से दावा किया गया है कि IRGC ने राष्ट्रपति पेजेश्कियान को दरकिनार कर दिया है। पेजेश्कियान की नियुक्तियों और फैसलों पर रोक लगा दी है। युद्ध का हवाला देकर IRGC के कमांडर मुल्क चला रहे हैं। ईरान के सरकारी कामकाज में भी IRGC का दखल बढ़ा है, यानी ईरान में IRGC अब कमांडिंग पोजीशन में है और ईरान के मौजूदा राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान पंगु हो चुके हैं। हालांकि ईरान में राष्ट्रपति सुरक्षा से जुड़े मामलों पर अंतिम फैसला लेने का अधिकार सर्वोच्च नेता के पास है, लेकिन नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई की गैर मौजूदगी में IRGC के चीफ अहमद वहीदी हावी हो रहे हैं। यकीन मानिए, अगर वाकई ईरान की सत्ता पर IRGC का कब्जा हो चुका है, अगर IRGC के चीफ ही जंग से लेकर सरकार तक से जुड़े सभी फैसले ले रहे हैं, तो ये ईरान ही नहीं बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट के लिए खतरे की घंटी है। क्योंकि IRGC एक ऐसी कट्टरपंथी ब्रिगेड है जो अगर सत्ता में रही तो फिर ईरान सिर्फ जंग ही लड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक युद्ध हर माता पिता को अप्रैल के महीने में अपने बच्चों के स्कूल से लड़ना पड़ता है। यह युद्ध स्कूल की महंगी फीस और महंगी किताबों को लेकर लड़ा जाता है। प्राइवेट स्कूलों की किताबों वाली मनमानी के खिलाफ जी न्यूज की मुहिम पर राज्य सरकारें एक्शन में आ गई। दिल्ली में तो किताबों को लेकर बाकायदा स्कूलों को गाइडलाइंस भी जारी की गई। उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसी गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही, जबकि मध्य प्रदेश में किताबों की कालाबाजारी के खिलाफ सख्ती की बात कही गई। देश भर के अभिभावक जी न्यूज की इस मुहिम के साथ खड़े हो गए। 65 रुपए की वो किताब है जो NCERT छाप रही है और प्राइवेट पब्लिशर की किताब है 649 रुपए। सिलेबस सेम है। जी न्यूज की खबर, देश भर में असर। माई राइम बुक सेशन। देश के नंबर 1 न्यूज शो DNA में स्कूलों की किताब वाली लूट की खबर दिखाने के बाद
दिल्ली टू भोपाल सरकार एक्शन में दिख रही है। किताबों के दाम में कितना फर्क है। डीएनए में हमने आपको दिखाया था कि एनसीईआरटी की एक किताब अगर 65 रुपए में मिल रही है तो वैसे ही प्राइवेट पब्लिशर की किताब को प्राइवेट स्कूल 650 रुपए में बेच रहे हैं। पेरेंट्स के सामने इस ऊंची कीमत पर किताब खरीदने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। एनसीईआरटी की ये किताबें मेरे हाथ में। हमारे लिए एक समस्या है कि हर साल किताबें बदल जाती हैं, हमें नया सेट लेना पड़ता है और वो हमारे ऊपर एक तरीके का बोझ हो जाता है। 8,500, 9, 10,000 का पूरा सेट। मेरे घर में 2 बच्चे हैं, मैं कल लेकर आई हूँ 8,000 का बड़े वाले का, छोटे का 6,000 का है। किताब में अध्याय वही, जानकारी वही, पन्ने की क्वालिटी वही, लेकिन कीमत में जमीन आसमान का फर्क होता है। टोटल जो हमने दिया है ना वो 6,362 रुपए पे करें सिर्फ नर्सरी ग्रेड के बच्चे की बुक लिस्ट का। Well, we are 4 in all. We are 4 in all. कितने? 1, 2, 3, 4, 5। नीचे लिख रहे हैं 4, ऊपर दिखा रहे हैं 5। आम लोगों से जुड़ी इस खबर को जी न्यूज ने मुहिम बनाया, जिसका असर एक साथ 3 बड़े राज्यों में दिखा। देश की राजधानी दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सरकार भी एक्शन में आ चुकी है। दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने स्कूलों के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। आदेश के मुताबिक अब स्कूल तय दुकान से किताब खरीदने के लिए अभिभावकों को मजबूर नहीं कर पाएंगे। स्कूलों को किताबों, यूनिफॉर्म और अन्य चीजों की लिस्ट जारी करनी होगी। ये जानकारी कम से कम 5 नजदीकी दुकानों पर भी होंगी जहां ये सामग्री उपलब्ध हो। अभिभावक अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी दुकान से सामान खरीद सकते हैं। स्कूल कोई अतिरिक्त या गैर जरूरी सामग्री खरीदने के लिए दबाव नहीं बना सकते। यूनिफॉर्म के डिजाइन या रंग में कम से कम 3 साल तक बदलाव नहीं किया जा सकेगा। इन नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूलों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर और नोडल अधिकारी की जानकारी भी जारी की गई। जी न्यूज़ ने मुहिम चलाई थी तो दिल्ली की सरकार ने ये नोटिस आज जारी कर दिया है। अब इसी के तहत जो है स्कूल्स को कम से कम नज़दीकी 5 दुकानें बतानी है। माता पिता अपनी पसंद की किसी दुकान से सामान ले सकते हैं, इससे उन पे एक्स्ट्रा खर्च का प्रेशर नहीं आएगा। और अगर कोई स्कूल है जो इस रूल को फॉलो नहीं करता, उसके खिलाफ जो है जाँच की जाएगी, कार्यवाही की जाएगी। और इसी के साथ साथ इसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर और एक अधिकारी को भी तय कर दिया गया है। कार्रवाई कराइए और इनको जेल भिजवाइए। यूपी की माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने स्कूलों में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। वहीं एमपी के शिक्षा मंत्री ने जी न्यूज की पहल की तारीफ की है। तो अभिभावकों के लिए बलपूर्वक दूसरी किताबें दी जा रही हैं और एनसीईआरटी की पुस्तकों पर ज्यादा पैसे लिए जा रहे हैं तो उनको जेल भेजा जाएगा, उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की जाएगी। हमारी नज़र से कोई चीज़ बचती है तो वो चैनल्स के माध्यम से आती है। जी न्यूज़ वो काम कर रहा है और सरकारें प्रयास भी कर रही हैं कि कम कीमत की सस्ती दरों की किताबें उपलब्ध करा सकें। प्राइवेट स्कूलों में किताब के नाम पर कैसे अभिभावकों की जेब काटी जा रही है, अब जरा ये भी समझिए। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूलों के लिए 1ली से 12वीं क्लास तक एनसीईआरटी तय सिलेबस के मुताबिक किताबें प्रकाशित करती है। सरकारी स्कूलों में एनसीईआरटी की किताबें ही पढ़ाई जाती है। प्राइवेट स्कूलों में सिलेबस तो एनसीईआरटी का होता है। एनसीईआरटी की किताबों का सेट भी छात्रों को दिया जाता है, लेकिन उसके साथ ही छात्रों को प्राइवेट पब्लिशर्स की किताब भी जबरन थमा दी जाती है। इनकी कीमत एनसीईआरटी की किताबों के मुकाबले 10 गुना तक। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ नीति लाउड एंड क्लियर। योगी प्रशासन अतिक्रमणकारियों को पहले नोटिस भेजता है और बात समझ में नहीं आने की स्थिति में बुलडोजर को वहां पर भेजकर अवैध कब्जा खत्म कर देता है। अब योगी के बुलडोजर की पावर बढ़ गई, इसलिए तो अब नाइट शिफ्ट में काम करने लगा है। मतलब रात के अंधेरे में बुलडोजर फुल एक्शन में है। जो बुलडोजर है वो यहाँ पर पहुँच रहा है, क्योंकि यहाँ पर रिहायशी इलाका है, किसी भी तरह से कोई दिक्कत ना हो, इसको देखते हुए फिलहाल किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। यहाँ पर ग्राम 80 में जो अवैध मस्जिद है उसको जो है फिलहाल गिराया जा रहा है। कब्जा करने के लिए 1 इंच जमीन नहीं देने वाले। ये सबसे अच्छा उपचार है। अंधेरे में टॉर्च की रोशनी जल रही है। खूब अंधेरा है और अंधेरे का सामना करने के लिए योगी फोर्स उतरी हुई है, लेकिन असल मायने में फाइट अंधेरे से नहीं बल्कि उन अवैध कब्जाधारियों से है
जिन्होंने सालों से जमीन पर कब्जा कर रखा है, मस्जिद के नाम पर अतिक्रमण कर रखा है और अपने कब्जे को सच्चा दिखाने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाने से भी नहीं चूकते। लेकिन योगी का शहंशाह हर उस कब्जाधारी का हिसाब कर रहा है जो मस्जिद और मजार के नाम पर शहर शहर जमीन हथिया कर बैठा है। जिस तरह से फिल्म में शहंशाह रात से निकलता था, उसी तरह से लखनऊ में योगी के शहंशाह का पंजा रात में अवैध मस्जिद पर बराबर चल रहा है। दीवार गिराई जा रही है, मीनार तक बुलडोजर के हाथ पहुंच गए। 3 दिन पहले सीतापुर में भी योगी के बुलडोजर ने रात में धावा बोला था और 2 दशक पुरानी अवैध मस्जिद को जमींदोज कर दिया गया था। पिछले 3 दिनों के अंदर 2 शहरों में आधी रात के बाद बुलडोजर ने अवैध मस्जिद मजारों को गिराने का काम किया है। इसलिए अब सवाल उठ रहे हैं, क्या योगी आदित्यनाथ ने अब बुलडोजर की नाइट शिफ्ट भी लगानी शुरू कर दी है? यानी अब योगी प्रशासन का पीला पंजा दिन में भी काम करेगा और रात में भी। इसका मतलब ये है कि ये मैसेज है कब्जाधारियों के लिए, अब बुलडोजर 24/7 एक्टिव है। और सबसे बड़ी बात, दुनिया में भले ही फ्यूल क्राइसिस हो, लेकिन योगी के बुलडोजर का फ्यूल टैंक फुल है। यही कारण है कि लखनऊ में भी एक नहीं बल्कि 2 बुलडोजर रात में निकले और ग्राम सभा की जमीन पर बनी इस अवैध मस्जिद को रात के अंधेरे में ढा दिया गया। आपको बता दें कि लगातार इस पूरे गांव की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इस मस्जिद को लेकर लगातार विरोध जो है वो होता रहा है और उसके बाद अब फिलहाल ये कह सकते हैं कि इस 80 गांव में बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। इस कार्रवाई के बाद अब लखनऊ के बीकेटी तहसील क्षेत्र में सुबह शाम अजान की आवाज हिंदुओं के घरों तक नहीं पहुंचेगी, क्योंकि जब से इस मस्जिद को कब्जा करके बनाया गया, वहां के लोग तब से इसका विरोध कर रहे थे। बताइए कि ये मस्जिद कितनी पुरानी होगी? आप लोग यहीं के हैं? ये लगभग 10 वर्ष के आसपास के लगभग बनी हुई है। ये मस्जिद कब की होगी? अब मस्जिद जिसे 10-15 साल के है। उससे पहले क्या था यहाँ पे, कुछ पता बताएंगे? ऐसे पड़ी रहा है सब जगह। पहले खरिहान था। किसने बनाई मस्जिद? यही साहिबान लाल मोहम्मद और पूरा मुसलमान सब। तो अभी तो कोर्ट ने उसको जो है अवैध घोषित कर दी जमीन। तो ये जमीन किसकी रही होगी, कुछ आपको अंदाजा है? जमीन तो सरकारी है। किसी तरह का उपद्रव न खड़ा हो, इसके लिए जब बुलडोजर चला तो भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। माहौल बिगाड़ने वालों से निपटने के लिए सभी इंतजामात किए गए। कि इस पूरे मामले को लेकर दोनों ही पक्ष जो है वो कोर्ट में गए थे, जिसके बाद इस पूरी कार्रवाई को अंजाम स्थानीय पुलिस की तरफ से दिया जा रहा है। मौके पर भारी पुलिस बल जो है वो तैनात किया गया है और लगातार जो डिमोलिशन की कार्रवाई है वो चल रही है। ये बुलडोजर कार्रवाई योगी सरकार ने खुद नहीं की, बल्कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के बाद हुई है। उत्तर प्रदेश अकेला राज्य है जिसने बुलडोजर की कार्रवाई को अक्सरशः सुप्रीम कोर्ट की उस गाइडलाइन के अनुसार अंजाम दिया है। योगी का मैसेज क्लियर है, लखनऊ हो या सीतापुर या फिर प्रदेश का कोई दूसरा शहर, बुलडोजर अब ना सोएगा और ना ही अवैध कब्जाधारियों को सोने देगा। अतिक्रमण को तोड़ेगा और उनकी नींद भी, क्योंकि योगी का शहंशाह अब रात का राजा बनेगा। विशाल रघुवंशी, जी मीडिया, लखनऊ। दरगाह उत्तर प्रदेश के बरेली में और दरगाह के विस्तार के लिए लैंड जिहाद की अपील पाकिस्तान से। अपील भी किसके हक में? बरेली के दंगे के आरोपी मौलाना तौकीर रजा के चाचा मियां मन्नानी के हक में। है ना चौंकाने वाली बात, लेकिन यह सच है जिसे पुख्ता कर रहा है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक वीडियो, जिसमें दावत इस्लामी पाकिस्तान का एक मौलाना बरेली के मियां मन्नानी के लिए अपील करता हुआ दिख रहा है। तो क्या आप तौकीर का आका मुनीर है? बरेली का भड़काऊ मौलाना तौकीर रजा भले ही सलाखों के पीछे है, लेकिन उसकी गैंग अपने काम में जुटी हुई है और इस गैंग का कनेक्शन अब पाकिस्तान से जुड़ता दिख रहा है। बरेली की आला हजरत दरगाह के रास्ते को चौड़ा करने के लिए लैंड जिहाद वाली साजिश को अंजाम दिया जा रहा है
और इसमें नाम सामने आ रहा है तौकीर रजा के चाचा मौलाना मन्नानी मियाँ का। ये वीडियो देखिए। सुना आपने, बरेली की आला हजरत दरगाह के विस्तार के लिए आसपास के मकानों को खरीदने की मुहिम चलाने की अपील हो रही है और ये अपील पाकिस्तान से हो रही है। जो शख्स अपील कर रहा है उसका नाम मौलाना अब्दुल हबीब अत्तारी है। मौलाना अत्तारी दावत इस्लामी की केंद्रीय कार्यकारी समिति का सदस्य है। दावत इस्लामी के तार उदयपुर के कन्हैया हत्याकांड से जुड़े पाए गए थे। दावत इस्लामी भारत विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने के चलते सुरक्षा एजेंसियों के निशाने पर रहता है। यही दावत इस्लामी अब बरेली की आला हजरत दरगाह के आसपास के सभी मकानों को खरीदने की मुहिम चला रही है और इसके लिए तौकीर रजा के चाचा मौलाना मन्नान मियाँ की मदद की अपील की जा रही है। इस बारे में जब हमने मन्नान मियाँ से बात की तो उनका क्या कहना था, सुनिए। अत्तारी साहब ने अपील की है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसे दिए जाएं ताकि आप हिंदुओं के मकान खरीद पाएं और इलाके को बड़ा कर पाएं। इसमें लफ्ज हिंदू आप बढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं। यही बोला था उन्होंने। आपने एक लफ्ज हिंदू बढ़ा लिया, ऐसा नहीं। उन्होंने तो यही बोला था कि ज्यादा से ज्यादा हिंदुओं के मकान खरीद पाए। ये तो आप उनका बयान सुन ले, हिंदू का लफ्ज नहीं है इसमें, आपने कुछ गौर से सुन ले। उसमें दावत इस्लामी भारत विरोधी संगठन है। इस संगठन से जुड़े एक मौलाना से रिश्तों को लेकर हमने मन्नान मियाँ से इस बारे में सवाल किया तो उन्होंने क्या कहा, सुन लीजिए। आपको लेके जो अपील की जा रही है पाकिस्तान से की गई है और वो प्रतिबंधित संगठन है भारत के लिए, जिसमें जोधपुर में आपने जयपुर में कन्हैया लाल मर्डर भी सुना होगा। वैसे लोग आपके पक्ष में बात कर रहे हैं और आपकी तस्वीरें भी हैं, आप उनके साथ स्टेज भी आपने साझा किया था पाकिस्तान में। तो ऐसे लोगों से संपर्क रखते हैं आप जो भारत देश के खिलाफ रहते हैं? मेरा किसी कोई संपर्क नहीं है। तस्वीरें हैं आपकी फोटोज हैं उन लोगों के साथ। देखिए, फोटो होना ये एक अलग चीज है, फोटो तो होता ही है। मेरा उनका कोई वो नहीं है, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। आला हजरत की दरगाह बरेली के बिहारीपुर इलाके में है, जहां अच्छी खासी हिंदू आबादी रहती है। यहां रहने वालों का आरोप है कि यहां के हिंदुओं को बाजार भाव से 2-3 गुनी कीमत देकर उनके घर खरीदे जा रहे हैं। आरोप है कि इस इलाके की डेमोग्राफी बदलने की साजिश की जा रही है। उनको लालच देकर पैसे उनको ज्यादा दिए गए हैं कि आप अपना मकान बेच दो, मान लो 1 लाख का मकान है तो हम आपको 3 लाख दे रहे हैं, 4 लाख दे रहे हैं। लालच दिया नहीं, ये लैंड जिहाद है, लालच नहीं है। ये लैंड जिहाद है। 14 ग्राम मोहल्ला पूरा खाली हो चुका है इस लैंड जिहाद में। दरगाह के आसपास भी अगर आप देखेंगे जाकर के तो अधिकतर मकान सब हिंदुओं के थे। एक एक करके उन्होंने जिस तरीके से ज़्यादा पैसे दे करके और पहले एक मकान खरीदा, फिर दूसरा मकान खरीदा, फिर तीसरा मकान। आज तक ऐसी बात नहीं थी, ये हाँ अब भी रह रहे हैं वो, लेकिन अब जो है ये स्थिति आ गई है कि वो। दावत इस्लामी पाकिस्तान की ओर से दरगाह के आसपास के मकान खरीदने की अपील किए जाने के बाद अब यहाँ के हिंदुओं ने अपने मकानों पर जय श्री राम के नारे लिख दिए हैं। मकसद ये संदेश देना है कि ये मकान बिकाऊ नहीं है। इस बाबत हमने इलाके के मुस्लिमों से भी जानकारी करनी चाहिए, लेकिन सभी ने एक सिरे से पाकिस्तान से हो रही इस अपील के बारे में किसी भी तरह की जानकारी होने से इनकार कर दिया। इस बारे में हमें पता नहीं, इस बारे में हमें पता नहीं, मुझे नहीं मालूम इसके बारे में। इसके बारे में हमें कुछ नहीं। वो अपील की जा रही है कि मन्नानी साहब को पैसे दिए जाए ताकि वो यहाँ लोग मकान खरीदें। इससे मालूम नहीं हमें इस बारे में, मालूम होता तो बताते हैं, कुछ नहीं मालूम है यहाँ पर, किसी को नहीं मालूम होगा। बरेली में कट्टरपंथी गैंग की ओर से सरकारी जमीनों पर कब्जे के कई मामले सामने आ चुके हैं, जिन्हें बाबा के बुलडोजर ने आजाद कराया है। अब आला हजरत दरगाह के विस्तार के लिए पाकिस्तान से हुई अपील का वीडियो वायरल होने के बाद चर्चाओं का बाजार गर्म है। आला हजरत दरगाह के आसपास हिंदुओं के मकान 2-3 दाम पर खरीदे जाने के आरोप और दावत इस्लामी के वायरल वीडियो ने कई गंभीर सवालों को जन्म दे दिया है, जिनके जवाब सामने आना जरूरी है। ब्रजेश तिवारी, जी मीडिया, बरेली।